साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। तुम शूद्र हो, शूद्र के साथ महिला भी हो, इसलिए कथा नहीं बल्कि मुजरा करो। यह कहना है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के रहने वाले कुछ ब्राह्मणों का, जो परशुराम सेना से जुड़े हुए हैं, यामिनी साहू नाम की एक कथावाचिका से, जो न सिर्फ कथावाचिका है बल्कि छत्तीसगढ़ साहू समाज की महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और एक शिक्षिका भी हैं। उनको फोन करके धमकाने वाले ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि व्यास मंच पर बैठकर तुमने भागवत कथा वाचन करके शास्त्रों पुराणों का अपमान किया है, इसलिए तुमको नाच गाना करके मुजरा करके पैसे कमाने चाहिए, भागवत कथा के माध्यम से नहीं। तुलसीदास चौबे जी द्वारा रचित रामचरितमानस वेद पुराण शास्त्रों के हिसाब से एक तेली जाति की महिला को शूद्र कहने में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मगर यह देश अब मनुस्मृति के विधान से नहीं बल्कि बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चल रहा है, और उस संविधान का आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारत के नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता, और इस संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। वैसे तो उनकी जाति मोड़ घांची है, मगर न सिर्फ अप्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनके भक्त भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि मोड़ घांची जो जाति है वो उत्तर भारत में तेली बिरादरी से मिलती जुलती है, इसलिए क्योंकि मोड़ घांची जाति का कोई उपयोग तो उत्तर भारत में किया नहीं जा सकता, तो कम से कम तेली बताने पर एक बड़ा जाति वर्ग उनको वोट बैंक के तौर पर मिलता है। जसोदा बेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी के तौर पर उत्तर भारत में तेली समाज के कार्यक्रमों में जाते हुए देखा है। मतलब परशुराम सेना के ब्रह्मज्ञानियों ने यामिनी साहू को यह बताने की कोशिश की है कि भले ही आपके समाज के लोग खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ लें, वैश्य होने की गलतफहमी पाल लें, खुद को व्यापारी वर्ग से जोड़ लें, मगर आज भी ब्राह्मणों के अनुसार तेली समाज के लोग शूद्र वर्ण में ही आते हैं। मेरे एक मित्र मुझसे बहुत बहस किया करते थे, साहू समाज से थे, कि हम शूद्र में नहीं बल्कि व्यवसायी वर्ग हैं, संपन्न लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इसलिए हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वैश्य में आते हैं। संविधान को मानने के हिसाब से मैं वर्ण व्यवस्था में यकीन नहीं रखता, मगर उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने पूछा कि चलिए मान लेता हूं तेली समाज के लोग तेल का अच्छा काम करते हैं, तो मुझे देश की टॉप 5 या टॉप 10 कंपनियों में से एक कोई कंपनी बता दो, तेल, घी या डालडे की, जिसका मालिक तेली समाज का व्यक्ति हो, बनिया ना हो। नहीं बता पाए। जो इक्का दुक्का छोटी मोटी कंपनियों के नाम बताए वो कुछ जिलों तक सीमित थी या किसी प्रदेश स्तर तक उनका डिस्ट्रीब्यूशन था। देश की टॉप 10 कंपनियों में तेली समाज की एक भी कंपनी का वो नाम नहीं बता पाए। अब सवाल उठता है कि शूद्र होने का रेफरेंस कहां से मिलता है? क्यों तेली वर्ग के लोगों को, कलवार समाज के लोगों को, जायसवाल समाज के लोगों को शूद्र कहा जाता है? दरअसल तुलसीदास चौबे ने जो रामचरितमानस लिखी है उसके उत्तरकांड के दोहा नंबर 99 के अनुसार, जे वर्णाधम तेली कुमारा, स्वपत किरात कोल कलवारा, नारी मरी ग्रह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए भय सन्यासी, ते विप्रन संग आपहु पुजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसा वहीं। इसका अर्थ यह है हिंदी में, ये अधम जातियों के लोग तेली, कुम्हार, चांडाल, किरात, कोल, कलवार, पत्नी के मरने पर और घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं और अपनी पूजा ब्राह्मणों से करवाते हैं, और इस प्रकार से अपने दोनों लोगों की बर्बादी करते हैं। तो यामिनी साहू इस दोहे के हिसाब से तेली होने की वजह से शूद्र हो गई। लेकिन तुलसीदास चौबे ने एक और दोहा लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो वो नारी भी हैं, तो प्रताड़ना की अधिकारी भी हैं और शूद्र हैं। मतलब उनकी स्थिति करेला और नीम चढ़ा जैसी हो गई। एक तो तेली जाति की, ऊपर से महिला, मतलब अति शूद्र हो गई। उत्तर प्रदेश में सीतापुर की सदर विधानसभा से विधायक हुआ करते थे राकेश राठौर। वो तैलिक महासंघ के माध्यम से तेली समाज को यह समझाते रहे कि मूर्खता में मत पढ़ो, शास्त्रों में तुम्हारे लिए किस बात का वर्णन किया गया है, तुमको कितना लज्जित किया गया है,
फिर भी झूठ और भ्रमजाल के माया जाल में तुमको उलझा करके तुम्हारा वोट बैंक खींचने की कोशिश की जा रही है। तेली समाज के बहुत सारे लोगों को उनकी बात समझ में आई। बहुत सारे लोग जिनको ये बात सुनकर के तकलीफ होती थी, उनको इस एपिसोड को गौर से देख लेना चाहिए और यामिनी साहू की बात को खुद अपने कानों से सुन लेना चाहिए। मामला ये है कि 15 तारीख को कुछ लोगों के फोन आए और उन्होंने अपना, मैं उन लोगों को नहीं जानती थी कि वो कौन है, उन्होंने अपना नाम खुद बताया और उन्होंने मुझे कहा कि आप भागवत के अधिकारी नहीं हैं और नहीं कर सकती हैं। एक बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि स्त्री जाति को अधिकार नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा आप शूद्र हैं और शूद्र होने के कारण भी आपको अधिकार नहीं है और आपको ये हम करने नहीं देंगे। इस तरह से सभी लोगों ने कही, जाति सूचक बातें कही और अपमान भरे शब्द भी और कहे उन्होंने। फोन करने वाले ब्राह्मण को यामिनी साहू ने एक बात बहुत अच्छी कही कि ब्राह्मण समाज की महिलाएं भी तो कथा वाचन करती हैं, फिर आपको तकलीफ क्यों नहीं है। इसका उत्तर ब्राह्मण भले ही न दे पाया हो, लेकिन मैं बता देता हूं। दरअसल ये पूरा मामला व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। जाति उसमें एक फैक्टर है, लेकिन असली मतलब यह है कि अगर शूद्र वर्ण के लोग, ओबीसी और दलित वर्ग के लोग भी कथा वाचन करने लगेंगे तो उनका धंधा मंदा पड़ जाएगा। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं भी कोई भी कथा वाचन मुफ्त में नहीं किया जाता है। ये कोई समाज सेवा या ईश्वर सेवा नहीं है, बल्कि विशुद्ध व्यवसाय और धंधा है। कथा वाचन का रेट प्रसिद्धि के हिसाब से तय होता है। जितना बड़ा कथावाचक उसका रेट उतना ज्यादा। अगर यामिनी साहू जैसा कोई उनके धंधे में घुस जाएगा तो उनके धंधे का नुकसान होने लगेगा। अभी तक कथावाचन में ब्राह्मण समाज के लिए 100% रिजर्वेशन चला आ रहा था, लेकिन इस रिजर्वेशन को तमाम लोग अब चुनौती देने लगे हैं तो उनके धंधे पर भी तो संकट आ गया है। मूल वजह यही समझ में आती है। इसके बाद जातिवादी नफरत का मामला तो बनता ही बनता है, मगर इस मामले में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भर करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, पिछड़ी जाति से आते हैं, और गृह मंत्री हैं जो कभी कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, ताम्रध्वज साहू, जो यामिनी साहू की ही जाति से आते हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के ओबीसी होने के बावजूद 5 दिन हो चुके हैं यामिनी साहू को कंप्लेंट दर्ज करवाए हुए। अभी तक एसपी विवेक शुक्ला द्वारा किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करवाई जा सकी है, जबकि यामिनी साहू ने 9 मोबाइल नंबर नोट करके अपनी कंप्लेंट में विवेक शुक्ला जी को एक सीडी भी सौंपी थी जिसमें पूरी बातचीत रिकॉर्ड करके दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम का संवैधानिक पहलू यह है कि संविधान इजाजत देता है देश के हर नागरिक को कि वो कोई भी पूजा पद्धति अपनाए, कोई भी धर्म अपनाए ना अपनाए, उसकी मर्जी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, सामाजिक पहलू। उस पर मैं पत्रकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से यह कहना चाहता हूं कि वो तमाम सारे क्षेत्र जिनमें बार बार आपको नीच दिखाने की कोशिश की जाती है, आपके साथ हीन भावना का बर्ताव किया जाता है। कई जगह से खबरें आती हैं कि दलितों को मंदिरों से भगा दिया गया। आपको मंदिर से भगाया जा रहा है तो मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है। ऐसा तो नहीं है कि ये तमाम सारे अंधविश्वास पाखंड को बिना अपनाए आपके बच्चों का भविष्य निर्माण नहीं हो सकता है। हालांकि संवैधानिक नजरिए से मंदिर से भगाना, स्कूल से भगाना, अस्पताल से भगाना तीनों एक है, लेकिन सामाजिक संदर्भ में कहें तो मंदिर से भगाने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अस्पताल और स्कूल से भगा दिया जाएगा तो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये तमाम सारी बातें आपको समझ में आ जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना इसी तरह का नव ब्राह्मणवाद आप अपने यहां शुरू करते रहिए जिस तरह का टीकाराम साहू जी ने किया। टीकाराम साहू अपने यहां भागवत कथा करवा रहे थे, 20 से 27 मार्च के बीच में होनी थी। उसी में कार्ड में इनका यामिनी साहू का नाम था, वो भी मजबूरी में था। पहले वो पढ़वाना चाह रहे थे किसी ब्राह्मण से, ब्राह्मण कथावाचक के पास समय नहीं था तो उन्होंने अपनी सजाती कथावाचक यामिनी साहू को बुला लिया। ब्राह्मण समाज के लोगों को इसमें भी तकलीफ हो गई और आपके समाज का, उस व्यक्ति का अपमान कर दिया। वंचित तबके को जितनी जल्दी यह बात समझ में आ जाए कि उनकी लड़ाई धर्म पर कब्जा करने की नहीं बल्कि देश के संसाधनों का, भागीदारी का, हिस्सेदारी का, नौकरियों का, व्यवसाय का समुचित बंटवारा करने में है। मतलब
उनके बच्चों का भविष्य वैज्ञानिक चिंतन और मानववादी दृष्टिकोण डेवलप करने में है। संविधान जिसकी अपेक्षा रखता है। संविधान कहता है कि अंधविश्वास और पाखंड से दूर करना है नागरिकों को, वंचितों का भला भी इसी में है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।